हेलो बच्चों। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम वन ऑफ द फेवरेट माय टॉपिक। इवन बच्चों के भी आजकल की जो जनरेशन है सबके ये बड़े ही फेवरेट टॉपिक होते हैं, क्योंकि इवन छोटे छोटे बच्चे भी हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या करने से क्या होता है ना। हेलो हेलो ठीक है ना। क्या खाने से कैसे डाइजेशन होता है, कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, पेट में कैसे जाता है, इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, फिर पॉटी कैसे बन जाता है ना। तो ये सब चीजें जानना जो है बच्चों का इंटरेस्ट होता है। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, बिल्कुल इत्मीनान से छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि हर टॉपिक को एकदम दुनिया के किसी भी तरह का कोई एग्जाम देने जाओ, किसी भी तरह का, तो बायोलॉजी या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो यहां से सॉल्व होना चाहिए, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन आए। राइट, चलो भाई शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र, क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। लेक्चर नंबर 1, शुरुआत ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, है ना। तो बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, देखो फिगर बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एक्सेसरी ग्लैंड कह सकते हो, या एसोसिएटेड ग्लैंड कह सकते हो, या एसोसिएटेड ग्लैंड्स कह सकते हो, है ना। इनसे मिलकर बना है। जैसे माउथ से शुरू होता है हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, इसी को दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। राइट, एक एक चीज कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल इसी को बोलते हैं। शुरू कहां से होता है? माउथ से शुरू होता है और एनएस पे एंड होता है। मींस दोनों एंड ओपन होते हैं, दोनों ओपनिंग्स होती हैं, टू ओपनिंग सिस्टम है। ठीक, डाइजेस्टिव और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? एसोसिएटेड जैसे आपकी पैंक्रियाज हो गई, ये सब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ही नहीं है ना। आपकी सलेवरी ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, है ना, गॉल ब्लैडर हो गया। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हम आगे अंदर देखेंगे जाके, ताकि चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलो भाई देखो, यूनिट नंबर 1 तो नहीं है, यूनिट छोड़ो, लेक्चर नंबर 1 है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, देखो माउथ से शुरू होता है। देखो स्वीट सी लड़की है, बढ़िया एप्पल खा रही है। अब इसने एप्पल खाया, एप्पल कहां से खाया? माउथ से खाया। देखो चीजों को समझो, आप भी यही करते हो, कुछ भी होता है माउथ से खाओगे। दांत तोड़ने में और चिव करने में मदद करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स ही देखो, 4 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं क्या करेंगी? इसको मेस्टिकेट करने में, डिग्लूटिनेशन में काम करेंगी। डिग्लूटिनेशन होके क्या होगा? ये नीचे आएगा, नीचे इसोफेगस से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते होते ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा हमारे स्टमक में। कहां पहुंचेगा? स्टमक में। साइड में ही इसी स्टमक के हमारा क्या लगा रहता है? हमारा लीवर लगा है। इसी लीवर से छोटा सा गॉल ब्लैडर अटैच्ड है। ठीक, स्टमक में जाएगा, स्टमक में चर्निंग प्रोसेस होगा। इसीलिए जो डाइजेशन है, डाइजेशन को हम बोलते हैं, डाइजेशन को बोलते हैं मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस। कोई पूछे डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन का मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या भाई? मैकेनिकल प्रोसेस, मुंह में भाई आपने इतना बड़ा सेब लिया, ये बाइट काटा, ठीक, तो दांतों ने क्या किया? मशीनरी, मैकेनिकल मतलब मशीनें जहां पे काम करती हैं। ठीक है, मशीनें जहां पे काम करती हैं, मशीनों ने क्या किया? उसको छोटा छोटा किया, इतना किया कि वो निगलने लायक हो जाए। और बायोकेमिकल, जितने पोर्शन, छोटे छोटे टुकड़े जितने हुए, उन सब में सलाइवा मिक्सअप हो गया, और जो इसके अंदर स्टार्च था, सलाइवा में एमाइलेज होता है जो इसका डाइजेशन शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से स्टमक में आता है। स्टमक में प्रोसेस होता है चर्निंग का। कौन सा? चर्निंग का प्रोसेस। चर्निंग, आप कहोगे चर्निंग क्या है? तो चर्निंग, कभी मिक्सी देखी है?
मिक्सी कैसी, ऐसे 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 करके चलती कि नहीं चलती, ऐसे ऐसे घर 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 चलती है, इस तरीके से मिक्सी घर में, है ना। तो मिक्सी का काम करती, काट काट के और चीजों को छोटा बना देती है। छोटा बना देती है इसलिए ताकि उस पे जो गैस्ट्रिक जूस है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर लग सके। आगे पहुंचते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखो, ये स्टमक है, ये जो प्रोसेस दिख रहा है इसी को बोलते हैं चर्निंग। ये देखो, ये ऐसे 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 घूम घूम के जैसे ही खाना खाते हो, जैसे ही खाना खाते हो, कभी कान लगा के देखो तो एक पेट से आवाज आएगी, है ना। तो वो कहे कि ये चर्निंग प्रोसेस है। ये देखो बराबर ये चर्निंग होती रहेगी इससे स्टमक की, है ना। स्टमक में खाना जैसे जाएगा ये चर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, राइट। ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो वी नीड फूड। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत क्यों है? हमको कोई भी काम करने के लिए फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। फ्लूइड आवर बॉडीज फॉर काहे के लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को कन्वर्ट करता है ईट इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई जैसे मान लिया भाई आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खाया तो क्या करेगा? इसको मोनोसैकराइड में तोड़ेगा, मतलब शुगर में तोड़ेगा, जिसकी वजह से जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। प्रोटीन खाया भाई, जैसे दाल खाई आपने, है ना, तो दाल से प्रोटीन निकलेगा, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। तो प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स अमीनो एसिड को ही इंटेक करेंगी, राइट। तो डाइजेशन भाई फैट लिया हमने, फैट लिया तो फैटी एसिड, राइट। तो कहने का मतलब डाइजेशन का प्रोसेस यही है। डाइजेशन अगर बोले तो डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एंजाइमेटिक रिएक्शन से, किससे? एंजाइम और वाटर की प्रेजेंस में इसको छोटा छोटा तोड़ देना, जिससे ये एब्जॉर्ब हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स फूड नॉन एब्जॉर्बेबल है, बड़ा बड़ा, और ये कैसा हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम्स और वाटर की मदद से, इसीलिए वाटर सब जगह जरूरत पड़ता है, इसलिए जो इतने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सभी को हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजेस, है ना। Yes, तो breakdown of the food then absorb into the blood stream from the small intestine and nutrients carries to each cell in the body। भाई यूजुअली क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने का काम मैक्सिमम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन से जाएगा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक। भाई प्रोसेस समझो पहले, देखो ध्यान से। भाई फूड का इंटेक किया आपने, क्या किया? कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक किया, एंजाइम्स और वाटर की मदद से ये सिंपलर फॉर्म में टूट गया, यानी ये एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होके कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। क्यों ब्लड में जाएगा? ताकि ब्लड क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ब्लड, जिस सेल को जितनी जरूरत है वहां तक लेके जाएगा। फिर ब्लड का क्या पहुंचाएगा? भाई इस सेल को जितनी जरूरत है, इसके पास रिसेप्टर्स हैं, जो जो चीजें चाहिए वो इसके अंदर चली जाएंगी। जब इसके अंदर जाएंगी तो सेल्स में फिर शुरू होगा मेटाबॉलिज्म। सेल्स उसके साथ रिएक्शन करेंगी अपने अंदर के एंजाइम्स के थ्रू। अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए। जो जो चीजें जरूरत है, खाना क्यों खाते हो? खाना आज मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, क्यों? अगर एनर्जी नहीं होती तो कैसे काम चलता, राइट। तो अल्टीमेटली हमको एनर्जी चाहिए। तो कह सकते हो डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस डाइजेशन इन्वॉल्व द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल अकर्स कहां पे होता है? माउथ में होता है, टीथ, टंग और पैलेट। हार्ड पैलेट ऊपर, हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट, है ना। तो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ और टंग की मदद से क्या होता है? फूड को छोटा छोटा किया जाता है। इसोफेगस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, वहां भी मशीनरी है, मसल्स पकड़ती हैं, छोड़ती हैं, पकड़ती हैं, छोड़ती, पकड़ती, छोड़ती। इस तरीके का काम चलते चलते, ऐसा नहीं है कि भाई ये मान लिया मुंह हो गया आपका, है ना, इस तरीके से ये आपकी विंड पाइप हो गई। विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ये होता है फूड पाइप जिसको बोलते हैं इसोफेगस, है ना। ऐसा नहीं है
कि आपने खाना खाया और खाना यहां से भाई ये हुआ और ये आपका स्टमक हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि ये इसोफेगस में खाना आपने लुढ़काया और ये सीधा यहां पे आके गिर गया, ऐसा तो होता नहीं। ये धीरे धीरे इसके यहां पे क्या है, मसल्स रहती हैं, यहां पे मसल्स रहती है और मसल्स पकड़ती छोड़ती। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाना धीरे धीरे करके नीचे आता है। हालांकि इसोफेगस में सिर्फ म्यूकस होता है और कोई डाइजेस्टिव सिक्रीशंस नहीं होते। वो म्यूकस क्या है, स्पेशली सिर्फ इसीलिए कि खाना आसानी से जो भी आप खाते हो नीचे चला जाए। उसके बाद ये स्टमक है, स्टमक में आया। स्टमक में भी बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारी अंदर लेयर्स होती हैं, है ना। इंक्रिप्शंस बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब खाना पूरी तरीके से ऐसे ऐसे करके जो है, जैसे मिक्सी में नहीं ब्लेड लगी रहती है उसी तरीके से, ताकि और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जा सके। देखो कब से ये चर्निंग प्रोसेस कर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। ओके, स्टमक में क्या रहता है, मस्कुलर चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक। मस्कुलर चर्निंग प्रोसेस का होता है स्टमक में। केमिकल डाइजेशन की बात करें, अब जहां जहां पे भी चर्निंग हो रही है या जहां जहां पे चीजें ब्रेक डाउन हो रही, तो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, एंजाइम्स क्या है, केमिकल है। अब चूंकि बॉडी के अंदर, लिविंग बीइंग्स के अंदर ये काम कर रहा है, इसलिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस से चीजें छोटी छोटी टूटती हैं और केमिकल प्रोसेस से उनका क्या मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो मोस्ट सिंपलर फॉर्म में अपने ब्रेक डाउन करती हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फेज ऑफ डाइजेशन की बात करें, फेज ऑफ डाइजेशन हमने बताया जैसे ये है। सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन मतलब फूड को आपने इनटेक किया, फूड को आपने इनटेक किया, ठीक है, क्या किया, इनटेक किया। पैलेट हो गया, है ना, यहां पे आपका एक एपिग्लॉटिस हो गया, ये इस तरीके से करके, है ना, ये स्टमक है, यहीं पे आपका ये लीवर लगा है, इस लीवर से ये लगा रहता है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक। ये हमारा ट्रैकिया है, इसकी जरूरत नहीं, इसे हमें पढ़ना नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये फूड पाइप है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, ये माउथ है, माउथ है, ये टंग है, ये एपिग्लॉटिस है, क्या है, ग्लॉटिस कह सकते हो, चूंकि ग्लॉटिस के ऊपर रहता है इसलिए एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस काम क्या रहता है, ये फैन लाइक रहता है। कैसा रहता है, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जब भी हम कुछ निगलने की कोशिश करते हैं, जब भी कुछ खाते हैं, कुछ निगलते हैं, तो ये ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है, ठीक, ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है, ट्रैकिया को बंद कर लेता है। क्यों बंद कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो खाना है ये फूड, ये ट्रैकिया में या विंड पाइप में न जाने पाए। जब भी हम कुछ निगलते हैं, जहां निगलने के शुरू करते हैं, वहीं पे ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये बंद कर देता है हमारी ट्रैकिया को, जिससे कि फूड इसके अंदर न जाना पाए, ठीक है। ये फेरिंग्स होता है, बाकी है ना, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये सारी चीजें हम जो लोग जो है जब आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फेज ऑफ डाइजेशन की बात करें, सबसे पहले माउथ से हमने फूड को इनटेक किया, खाना खाया, जैसे इस लड़की ने एप्पल खाया। फिर मूवमेंट हुआ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, फूड यहाँ पे शुरू होके ये फूड आया कहाँ पे, स्टमक में आया, ठीक है, मूवमेंट। फिर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन शुरू हुआ। तो मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है, मींस मैस्टिकेशन और चर्निंग। मैस्टिकेशन और चर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया हमारा। कैसे हुआ हमने बताया, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होते हैं, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दिया जाता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर एलिमिनेशन, जितना भी पोर्शन लेफ्ट है, मींस अनडाइजेस्टेड है, वो सारा का सारा पोर्शन एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक। ये देखो माउथ है, ठीक, बक्कल कैविटी कह सकते हो, इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यही पार्ट डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली और खाली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है
और डिफिकेशन में मदद करती, मीन्स अनडाइजेस्टेड पार्ट जितना है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। डाइजेशन, मैकेनिकल, एंजाइमेटिक, ये हम बात कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करते हैं, मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर एक्सेसरी ऑर्गन्स, है ना, एक्सेसरी ग्लैंड्स कह सकते हो। ब्रेक डाउन द फूड एंड एब्जॉर्ब द फूड, जो कि हेल्प करती है ब्रेक डाउन में। ट्विस्टिंग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी वो माउथ से शुरू हुई और होते होते एनस पे जाके खत्म होती है। कहां पे? एनस पे जाके खत्म होती, थ्रू द इसोफेगस। देखो माउथ से शुरू हुई, कहां पहुंची? इसोफेगस, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली एनस। ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। भाई रोटी खाते हो, दाल खाते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, वो तो सब रॉ है, पका के खाया आपने, उसके बाद इसको से क्या जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना, फैट चाहिए, जो कुछ चाहिए वो तो मिलता है आफ्टर द डाइजेशन। कैन यूज देम एनर्जी ग्रोथ रिपेयर, क्यों? ताकि एनर्जी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए यूज हो सके। जितना अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। अदर ऑर्गन्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट है ये, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तुम्हारे क्या क्या है भाई? तुम्हारा सिंपल माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, तुम्हारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनस, यही तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। साइड में आपके लीवर है, साइड में आपके पैंक्रियाज है, साइड में आपके गॉल ब्लैडर है। ये सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं, ये सब एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर? देखो एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड में, जैसे लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ये साइड से लगे हुए हैं। ये अपना सिक्रीशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जरूर करते हैं, लेकिन पार्ट नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा भाई शुरू करते हैं फिर। अब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को शुरुआत करते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ। ठीक, सबसे पहले फूड स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम माउथ, और माउथ में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कुछ लेते हो और दांतों से काटते हो, तो शुरुआत करेंगे हम टीथ से आज। देयर आर द मेनी अदर ऑर्गन दैट कंट्रीब्यूट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, इंक्लूडिंग जैसे टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग। ये तीन चीजें आपकी बक्कल कैविटी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, टीथ आर द डिजाइंड फॉर ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स इन स्मॉल। भाई बड़ा सा फूड लिया, टीथ क्या करते हैं? उसको काट काट के, चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए ये डिजाइंड होते हैं। ठीक, फिर सलाइवा क्या करती? सलाइवा इसके चारों तरफ क्या होती? अपना सलाइवा फैला देती, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट हो जाता है। और टंग क्या करती है? इसको पुश कर देती है पीछे की तरफ, फेरिंग्स में चला जाए, जो कि कॉमन स्पेस होता है एयर और फूड के लिए। भाई जो फेरिंग्स हमारा होता है ये कॉमन स्पेस होता है। फेरिंग्स हमारा जो होता है ये कॉमन स्पेस होता है, काहे के लिए? फूड और हवा के लिए। ठीक, यहां पे क्या करता है फिर? जो एपिग्लॉटिस होता है ये ट्रैकिया को या विंड पाइप को ढक लेता है ढक्कन से, जिसकी वजह से ये कॉमन स्पेस से फूड खाली हमारे फूड पाइप यानी इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, टंग मिक्स करती है फूड को सलाइवा से, जिसमें एमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च के ब्रेकडाउन में मदद करता है। एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक, फैन लाइक कह सकते हो, फैन लाइक या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है? ट्रैकिया में फूड जाने से प्रिवेंट करता है। ओके, चलो भाई शुरुआत करते हैं टीथ, और टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं डेंटिशन। ह्यूमन बींग्स में जो टीथ का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं डेंटिशन। देखो अब ध्यान से देखो, टूथ, टीथ के तीन पार्ट कौन से? एक क्राउन है, एक नेक है, एक रूट है। क्राउन ऊपर का पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, हम टीथ ई करके दिखाते हैं ना, तो वो क्या दिखता है हमें? हमें ये इनेमल का पार्ट दिखता है, क्राउन का पार्ट दिखता है। नेक पार्ट है बीच का, जो रूट और क्राउन के बीच में होता है। रूट तो इसकी जड़ें हैं, जो हमारे जो सॉकेट है उस सॉकेट में पूरी तरीके से इसको पकड़ के रखता है, फिट करके रखता है। इन दोनों के बीच में नेक पोर्शन होता है। ठीक, अब देखो इनेमल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ कह सकते हो या बॉडी कह सकते हो।
डेंटिन बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन बोन नहीं होता है, ये इनेमल के ठीक नीचे होता है। मींस किसी भी तरीके से अगर इनेमल में इरप्शन हो गया, खुरदुरे हो गए, बेकार हो गए किसी तरीके से, तो डेंटिन कुछ दिन तक संभाल के रखता है। लेकिन अगर डेंटिन में समस्या आ गई, डेंटिन में समस्या आ गई तो सीधा सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। डेंटिन में कैविटी बनने का मतलब सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अंदर का एरिया डेंटिन के बाद पल्प का एरिया चालू हो जाता है। पल्प में क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और जहां नर्व्स डिस्टर्ब हुई, फिर चाहे ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, बहुत तेज छनछनाहट होती है। ओके, इसी के अंदर फिर दांत को, असली दांत तो देखो नीचे है, ये देखो पल्प का एरिया है, फिर ये जो पल्प है यहाँ पे सीमेंटम लगा हुआ है। क्या लगा है, सीमेंटम लगा हुआ है। और ये सीमेंटम क्या काम करता है, सीमेंटम इसको अच्छे से पकड़ के रखता है, किसके साथ, रूट के साथ, रूट के साथ पकड़ के रखता है। ध्यान से देखो, क्राउन पार्ट क्या है, क्राउन योर टीथ, जो हम देख पाते हैं ऊपर का पोर्शन, ठीक, क्राउन पार्ट बोलते हैं। ये इनेमल का बना होता है और इसका मतलब, इसका काम क्या होता है, ये टूथ को कवर करके रखता है और प्रोटेक्शन से, बैक्टीरियल डिटोरिएशन से बचाने के लिए क्राउन रहता है। ठीक, नेक पार्ट क्या होता है, क्राउन और रूट को कवर करके रखता है। नेक पार्ट में जब कोई दिक्कत आती है तो देखो गम्स से जुड़ा हुआ है, गम्स, दांत जहां से गम्स शुरू होते हैं उनमें अगर स्वेलिंग आ गई, इन्फेक्शन हो गया, तो जिंजीवैलिस हो जाती है, जिंजीवा जिसको बोलते हैं, इसीलिए इस पोर्शन को बोलते हैं जिंजीवा, गम्स को, है ना। तो फिर पायरिया वगैरह की शिकायत, यही इन्फेक्शन होती है तो हो जाती है। ओके, रूट पार्ट, रूट क्या होता है, होल्ड करके रखता है जॉ के अंदर, जिसकी वजह से, इसी रूट की वजह से ये हम देख नहीं पाते, ये गम्स से चारों तरफ से कवर करके रखता है। एंकर्स द टूथ इन द पेरिडोंटल लिगामेंट, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि सॉकेट में इसको पकड़ के रखते हैं। ये पोर्शन हमको दिखता नहीं है। ठीक है, योर टीथ 4 मेन लेयर्स होती हैं, तो कौन कौन सी, 4 मेन, कौन सी, जैसे इनेमल हो गई, डेंटिन हो गया, सीमेंटम हो गया, टीथ हो गया। ठीक, इनेमल हो गया, डेंटिन हो गया, यहीं पे सीमेंटम की लेयर होती है। ठीक, और लास्ट में टूथ पल्प ये हो गई। ठीक है, अब देखो भाई इनेमल क्या है, अब एक्टोडर्मल ओरिजिन, ये ओरिजिन कहां से लाते हैं, जब एम्ब्रियोनल कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। उसी वक्त हमेशा देखोगे कनेक्टिव टिश्यू में भी होगा कि कोई कनेक्टिव टिश्यू एक्टोडर्मल है, कोई मीजोडर्मल ओरिजिन है। टीथ मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल, अलग अलग तरीके से, ब्रेन, तो उसी 3 लेयर से ही पूरी बॉडी डिजाइंड होती है एम्ब्रियोनल स्टेज से। तो हमारा जो इनेमल पार्ट होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, और ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम फास्फेट कह सकते हो, मैग्नीशियम, लेड, फ्लोरीन, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ। ठीक, ये शील्ड का काम करते हैं, एक तरह से शील्ड का काम करते हैं कि कैविटी बैक्टीरिया की वजह से ना होने पाए, और इसको कह सकते हो हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। डेंटिन मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ये सब चीजें पूछ लेते हैं कि एक्टोडर्मल ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन क्या है। ठीक है, इनेमल, ये इनेमल के जस्ट नीचे होती है, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन बोन नहीं होता है। ये अगर कहीं गलती से अगर इनेमल में कैविटी हो गई तो डेंटिन बचा के रखता है किसको, पल्प को, कहते हैं ना Z+ सिक्योरिटी। पल्प हमारे ये मेन है भाई, सेंसरी ऑर्गन्स तो यही, सेंसेशन जहां पे नर्व्स है, सेंसेशन तो वही है, ब्लड सर्कुलेशन तो हमारे पल्प में है, और इसी की वजह से सब कुछ होता है, इसी ने उसको जिंदा करके रखा है। अब यहाँ पे इसको बचा के, चूंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसको बचाने के लिए एक लेयर डेंटिन की बिल्कुल मजबूत, उसके ऊपर क्राउन लगा रखा है, मीन्स Z+ सिक्योरिटी टाइप में है, राइट। उसके बाद भी आजकल लोग 2 टाइम ब्रश नहीं करते, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। ओके, सीमेंटम क्या करता है, कवर्स योर टीथ along with the periodontal tissue, help to anchor। सीमेंटम, जैसे सीमेंट का काम, सीमेंट घर में कहाँ लगती है, एक ईंटे से दूसरे ईंटे को जोड़ने का काम करती, उसी तरह टीथ को सॉकेट में पकड़ के रखती है। टूथ का पल्प इनरमोस्ट लेयर होती है। पल्प क्या है, ये इनरमोस्ट लेयर है, इसमें नर्व्स होगी, ब्लड वेसल्स होंगे और कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। ठीक है, टीथ, जो ह्यूमन टीथ होते हैं, ह्यूमन टीथ ये 4 तरीके के होते हैं। एक
4 तरीके का बोले तो मतलब अरेंजमेंट इनका, ठीक है। तो जैसे थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट और ब्यूनोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब होता है जो हमारे टीथ हैं, ये जॉ से के अंदर जो सॉकेट है, जो टीथ हैं, है ना, ये जो टीथ हैं ये क्या करते हैं, ये सॉकेट के अंदर, ये सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर कनेक्टेड है, सॉकेट के अंदर फिट है, जॉ बोन के अंदर, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसी वजह से इसको बोलते हैं थीकोडोंट। हेटेरोडोंट क्यों बोलते हैं? हेटेरोडोंट इसलिए क्योंकि अलग अलग तरीके के टीथ हैं, 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना, कह सकते हो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर डायोफाइडोंट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये टीथ 2 तरह के होते हैं, एक मिल्क होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं, मीन्स 2 बार आते हैं, डाई मतलब 2, फायोडोंट मतलब 2 बार इरप्ट होते हैं, ठीक है। ब्यूनोडोंट क्यों? ब्यूनोडोंट हम बोलते हैं प्रीमोलर और मोलर टीथ को। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए एक्सपर्ट होते हैं, इनमें कस्प टाइप का, इनमें इस तरीके का देखोगे तो ऊपर एक कस्प टाइप का बना हुआ होता है, कस्प टाइप का बना हुआ होता है, ये कस्प होता है ना, मीन्स लाइक दिस, इस तरीके से बना हुआ होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्यूनोडोंट। तो एक एक नंबर में कई बार पूछ लेते हैं ब्यूनोडोंट क्या होता है, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट क्या होते हैं। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट मतलब 2 में क्या है, एक होता है प्राइमरी डेंटिशन, दूसरा होता है सेकेंडरी डेंटिशन। सेकेंडरी डेंटिशन होता है एडल्ट का, और प्राइमरी डेंटिशन होता है चाइल्ड का। दांत से रिलेटेड कोई भी समस्या, किसी भी लेवल का एग्जाम, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जाओ, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जाओ, इवन चाहे नीट का एग्जाम देने जाओ, कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। मिल्क टीथ, प्राइमरी डेंटिशन को मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, है ना, या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, या रिप्लेसिंग टीथ बोलते हैं। भाई डेसिडुअस दोबारा आ जाते, दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ टेम्परेरी कुछ दिन के लिए ही होते हैं, रिप्लेसिंग या रिप्लेस हो जाते हैं। इसमें बेसिकली होते क्या है, देखो इंसीजर होता है, ठीक, कैनाइन होता है, प्री मोलर नहीं होता है और थर्ड मोलर नहीं होता, ध्यान रहे, सब कुछ इसमें होता है, एक प्री मोलर नहीं होगा, और मोलर जो तीन होते हैं, तो इसमें जो थर्ड मोलर है वो एब्सेंट होता है। थर्ड मोलर जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, वो बच्चों में नहीं होता, ठीक। तो फार्मूला क्या बना, 2 इंसीजर हो गए आगे के, ठीक। ये कैसे है, कैसे देखोगे, जैसे लाइक दिस, ये आपका माउथ है, इसको हमने 4 पार्ट में कर दिया, क्या कर दिया, 4 पार्ट में। देखो ध्यान से, ये 2 इंसीजर हो गए, 2 इंसीजर हो गए, एक कैनाइन हो गया, क्या हो गया, एक कैनाइन हो गया। कैनाइन कैसा, एक शार्प रहता है। इसी तरीके से ध्यान दो, इसी तरीके का इसमें भी होगा, इसी तरीके से इसमें भी होगा, इसी तरीके से इसमें भी होगा, मतलब जितना इसमें हो उसको डिवाइड बाई, वो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना, ठीक है। देखो भाई 2 इसमें, तो 2 इसमें भी रहेंगे, 2 इसमें भी रहेंगे, 2 इसमें भी रहेंगे, तो यानी जितना एक बॉक्स में है 1/4 में है, उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो टोटल नंबर निकल जाएगा। कैनाइन देखो शार्प होता है, प्री मोलर नहीं होते हैं, ठीक है, और मोलर क्या है, मोलर 2 होते हैं, थर्ड नहीं होता। कितने हो गए, ध्यान दो, 2 1 3 2 5, मैंने क्या कहा, जितने हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, तो 5 को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया तो 20 आ गए। टोटल कह सकते हो मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ, रिप्लेसिंग टीथ, टेम्पोररी टीथ, बच्चों के टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो कहते हैं ना दूध के दांत कितने, 20। कौन कौन से, कैनाइन पूरे हैं आपके, इंसीजर पूरा है आपका, प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होता है, और मोलर में 2 होते हैं, थर्ड एब्सेंट होता है। टोटल कितने दांत हुए, 20। एब्सेंट कौन अगर पूछा जाए तो एब्सेंट प्रीमोलर 0 है, समझे, प्रीमोलर 0 है, जो कितने होते हैं, 8 होते हैं टोटल। भाई 2 होंगे ना यहाँ पे, तो 2 चौके 8, 8 हो गए। और थर्ड मोलर एक पार्ट में 1 होगा, एक पार्ट में 1, तो 4 पार्ट में 4, है ना। भाई प्री मोलर कितने, ध्यान से देखो कौन कौन से नहीं है, ये देख लो पता चल जाएगा। ये जो सफेद से बना रहा हूं ये एब्सेंट है बच्चों में, किसमें, बच्चों में एब्सेंट। तो कितने एब्सेंट देखो, 1 2 3, ये हो गए दोनों प्री मोलर।
प्रीमोलर और ये हो गया आपका थर्ड मोलर। तो कितने एब्सेंट हैं? 3 एब्सेंट हैं, और जितने 1/4 में आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो निकल के आ जाएगा कितने एब्सेंट हैं। तो टोटल एब्सेंट कितने? 12। ठीक है, तो इस तरीके। अब सेकेंडरी पे आ जाओ भाई, सेकेंडरी पे आ जाओ। सेकेंडरी मतलब बड़ों के। डेसिडुअस का हिसाब किताब हमने 20 का लगा लिया, 20, और मोनोफायोडांट जो जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं। कितने? सिर्फ एक बार आते हैं। अगर बात करें इनमें से कौन सा होगा जो सिर्फ एक बार आता है, तो बच्चों में कौन सा नहीं आया था? प्रीमोलर नहीं आया था, प्रीमोलर नहीं आया था। अगर प्रीमोलर की बात करें, ये देखो 1/4 फिर बना लो। प्रीमोलर की पोजीशन क्या होगी? प्रीमोलर की पोजीशन यहां पे होगी। ठीक है, उसके बाद और कौन सा नहीं आया था? और नहीं आया था थर्ड मोलर। क्या नहीं आया था? थर्ड मोलर की पोजीशन ये यहां पे होती है। ठीक, तो कितने नहीं आए? 3 नहीं आए। मल्टीप्लाई बाई कितने कर दोगे भाई? 2 ये और 1 ये नहीं आया। टोटल कितने हुए? 3। अब जितने यही इसमें भी, यही इसमें भी, यही इसमें, यही इसमें, इंटू 4 कर दो। इंटू 4 कितने हो गए? 12। यानी 12 ऐसे दांत हैं जो दांत जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, इसीलिए एक बार आते हैं, इसीलिए इसको हम मोनोफायोडोंट बोलते हैं। डेसिडुअस का हिसाब हमने दे दिया पूरा, डेसिडुअस का हिसाब ये है। ठीक, और दोनों मिला के टोटल कितने हो गए भाई? 20 + 12 इक्वल्स टू 32, यानी 32 तुम्हारी हमने पूरी कर दी। राइट, क्या कर दी? 32 हमने पूरी कर दी। ओके, चलो भाई, हेटेरोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं। जैसे इंसीजर प्रेजेंट द फ्रंट ऑफ माउथ। ध्यान से देखो, इंसीजर, ये इंसीजर, ये इंसीजर। भाई इसको इस तरीके से अगर हम इस तरीके से ब्रेक करो, ठीक हो गया ब्रेक, और ये ऐसे हो गया। अब देखो, देखो देखो, ये ऐसे। ठीक, अब देखो डिवाइड हो गया। इंसीजर देखो, ये 2 सेट काहे के? इंसीजर, इधर ये 2 सेट इंसीजर। ये क्या है? इंसीजर, 2 सेट हो गए। ये देखो शार्प वाला, ये शार्प है, शार्प है। शार्प कौन सा होता है? कैनाइन होता है। ठीक, इसके बाद ये 2 कौन से हैं? ये 2 हो गए प्रीमोलर। कौन से हो गए? 2 हो गए प्रीमोलर। और लास्ट में जो 3 हैं, 3 हैं, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके मोलर। ठीक, ये 1/4 का हिसाब। तो कितने हो गए? इंसीजर कितने हैं भाई? देखो ये 2, कैनाइन कितने हैं? 1, प्रीमोलर कितने हैं? 2, मोलर कितने हैं? 3। हिसाब लगा लो, 2 1 3, यानी 2 + 1। प्रीमोलर कितने? 2, और मोलर कितने? 3। टोटल लगाओ, 2 1 3, 2 5 3 8, 1/4 में है, इंटू कर दो 4, तो 8 चौक 32 का टोटल 32 का हिसाब तुम्हारी हो गया। तो कह सकते हो, तुम अपने भी गिन सकते हो, आगे वाले ये जो 2 दिख रहे हैं, ये 2, और इसके बगल वाले ये हो गए इंसीजर। इंसीजर के जस्ट बगल में आपके हो जाएंगे कैनाइन। इस तरीके की, ये काटने के लिए, कोई भी जैसे मीट वगैरह होते हैं ना, लोग नोचते हैं, तो ये काटने के लिए। बाकी के जो आपके प्रीमोलर मोलर होते हैं, ये चिविंग और ग्राइंडिंग के लिए, मींस पीस पीस के उसको छोटा कर देते हैं। कभी भी ध्यान से देखो, जब काटने का काम करते हो तो इधर साइड से, कभी गन्ना चुहा है, गन्ना मींस शुगर केन कह सकते हो ना, ऐसे करके ध्यान से देखो, आगे वाले से काटते हो और इधर से काट के फेंक देते हो। कभी पीछे वाले से काटते हो क्या? नहीं, हमेशा आगे वाले से। ठीक है, चलो भाई, तो इंसीजर की बात हो गई भाई। ये इंसीजर, तो टोटल इंसीजर का अगर हम कहानी पढ़ें तो ये 4 दांत, ये आपके इंसीजर हो गए। हो गया कि नहीं? ध्यान से देखो, इनको कलर कर देते हैं तो पता चल जाएगा। ये पूरा सेट हो गया 4 का, है ना। ये सेट हो गया, ये हो गया आपका इंसीजर, है ना, ऊपर वाले अपर जॉ पे। वैसे ही ठीक लोअर जॉ पे आ जाओ, है ना, वैसे ही ठीक 4 दांत लोअर जॉ पे। तो कह सकते हो इंसीजर आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, दीज टीथ आर शार्प एज। शार्प एज काहे के लिए?
फूड को कट करके स्मॉल में पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। चीवेबल पीस, ह्यूमंस हैव 8 इंसीजर। कितने इंसीजर? 8 इंसीजर। कैसे 8 इंसीजर? 4 ऊपर इंसीजर और 4 नीचे। 4 ऊपर 4 नीचे तो कितने हो गए भाई? 8 हो गए ना भाई। या 1/4 में भाई ऐसे ही तो करते हैं हम, लाइक दिस, ऐसे। तो ये आगे के हमने बनाए 2, आगे के बनाए हमने 2, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल इंसीजर कितने हो गए भाई? 8 हो गए। 4 इंसीजर्स इन अपर जा, तो ऊपर में 4 हो गए और 4 हो गए लोअर जा में, टोटल 8। कैनाइन की बात करो, कैनाइन देखो शार्प होता है काटने के लिए, ठीक, कस्प बना होता है, इसीलिए कस्प कैसा, ये देखो ये इस तरीके का होता है, नुकीला होता है, इसको बोलते हैं कस्प बना हुआ है, ठीक है। ये नुकीला टीथ होता है। दे आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द डेंटल आर्चेस। दे आर कैरेक्टराइज द शार्प इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सरफेस। कैसी सरफेस है? पॉइंटेड सरफेस। ध्यान से देखो ये पॉइंटेड सरफेस है, ठीक। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ग्रिप और टीयर, पकड़ो और नोच डालो, ठीक। टफ सच एज, जैसे मीट। ह्यूमंस हैव 4 कैनाइन। 4 कैनाइन, कितने कैनाइन? 4 कैनाइन। ध्यान से देखो, एक शार्प एज इधर, एक शार्प एज इधर, एक शार्प एज इधर, एक इधर, तो कितने हो गए? 4 हो गए। एक ये, एक ये, एक ये, एक, टोटल कितने? 4 हो गए, ठीक। तो इस तरीके से 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में, ये हो गए आपके कैनाइन। फिर प्रीमोलर की बात करो। प्रीमोलर देखो ध्यान से, ये 2 ये हो गए प्रीमोलर। जैसे इधर हैं वैसे ही प्रीमोलर इधर होंगे, वैसे ही प्रीमोलर इधर होंगे, राइट। यहां देखने की कोशिश करो भाई, इंसीजर और ये कैनाइन, कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर, तो 2 इधर 2 इधर 4 और 4 इधर 8, ठीक। तो प्रीमोलर्स आल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड, लोकेटेड बिहाइंड द कैनाइन, कैनाइन के जस्ट पीछे, है ना, पीछे की तरफ। ये कैनाइन है, ये देखो शार्प एज, ये कैनाइन है, तो कैनाइन के पीछे फ्लैट सरफेस ऑफ रिज विच इज अडॉप्टेड क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग। ये काहे के लिए? क्रस और ग्राइंड करने के लिए है। स्मॉलर पोर्शन, ह्यूमन हैव 8 प्रीमोलर। 8 कैसे? 2 इस पार्ट में, 2 इस पार्ट में, 2 इस पार्ट में और 2 इस पार्ट में। कितने हो गए? 2 2 4, 2 2 4, यानी 8 हो गए। 4 ऊपर के जा में, 4 लोअर जा में। फिर मोलर टीथ की बात करें, मोलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 सबसे पीछे वाले। अब बच्चों के केस में मान लिया जाए तो ये 2 प्रीमोलर और ये एक थर्ड मोलर, ये एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक। इन्हीं को बोलते हैं मोनोफायोडॉन्ट। प्रीमोलर और थर्ड मोलर जीवन में खाली एक बार आता है, ठीक है। तो मोलर इज द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ, सबसे पीछे। 3 दांत इधर, ठीक है, 3 दांत इधर, 3 दांत इधर, 3 दांत इधर, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। यानी 3 एक तरफ, तो 3 × 4 = 12। Largest and strongest teeth, it has the large and flat biting surface which is well adapted for grinding. grinding के लिए humans में कितने होते हैं? 12 होते हैं, 6 in each jaw, 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ, ठीक। जितने भाई 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ, कौन से भाई? ये 3 है ना, ये 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर, 3 इधर, कितने हो गए? 12 हो गए, ओके। इसको बोलते हैं। और थर्ड मोलर जो होता है ये 17 से 25, यानी विजडम टीथ जो होता है ये सबसे लास्ट वाला, ये 17 से 25 साल की उम्र में आता है। अब डेंटल फार्मूला की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट, हालांकि सारी चीजें हमने पहले भी बता रखी हैं। डेंटल फार्मूला की बात करें, डेंटल फार्मूला तो पहले इंसीजन, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, फिर ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये क्या है? ये हाफ अपर जा, हाफ अपर जा, ठीक है, और ये हाफ लोअर जा, हाफ लोअर जा कह सकते हो, ठीक। मतलब ऐसे अगर हम ब्रेक करें
तो ये हाफ अपर जा ये पोर्शन हुआ। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो ये दो क्या हैं, ये दो हैं कैनाइन। क्या है? कैनाइन। ये शार्प एज वाला क्या है? ये इंसीजर है। ये दो क्या हैं? ये प्रीमोलर हैं, ठीक। और ये तीन क्या हैं? ये मोलर हैं। सिंपल सा पता चल गया। जैसे इधर होगा वैसे इस तरफ होगा, वैसे ही ठीक नीचे अरेंजमेंट होगा। हमें सिंपल सी बात रखनी है। कैनाइन कितने हमने बताए? ये दो। सिंपल, सॉरी, इंसीजर कितने? सॉरी, कैनाइन इंसीजर है ना, ये है, सॉरी ये है इंसीजर, ये है कैनाइन। कैनाइन मतलब काटने वाला। इंसीजर सामने है, तो इंसीजर कितने हो गए तुम्हारे पास? इंसीजर हो गए दो। कितने हैं? इंसीजर सामने से हो गए दो, ठीक। फिर कैनाइन कितना है? एक। प्रीमोलर कितना है? दो। मोलर कितना है? तीन। तो जो ऊपर है वही के नीचे होगा, 2 1 2 1। तो कह सकते हो डेंटल फार्मूला 2 1 2 1, 21 23, कहीं पे भी डेंटल फार्मूला आए 21 23 बाई ऑब्लिक 21 23 हो गया, ठीक। डेंटल फार्मूला एडल्ट के केस में 21 23, 21 23 मतलब 2 1 3 2 5 3 8, 8 इंटू 2। भाई ये एक तरफ का है ना, ध्यान से देखो, ये 8 इधर हैं तो 8 इधर होंगे, ठीक। तो 8 इंटू 8 कितने हुआ? 8 दूनी 16, ठीक है। 16 ऊपर वाले में, 16 नीचे वाले में, टोटल कितने हो गए? 32 हुए। फिर ध्यान से देखो, अब डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के केस में ध्यान से समझने की कोशिश करो। मिल्क टीथ के केस में क्या क्या होता है? मिल्क टीथ के, इसको ऐसे कर लो फिर से। मिल्क टीथ में दो इंसीजर होंगे, ये कैनाइन होगा। ये दो प्रीमोलर नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उसको हम क्या करते हैं? उसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, उसको ग्रीन कलर से समझने के लिए कर देते हैं, जिससे चीजें आसानी से समझ में आ जाए। और कौन सा नहीं रहेगा? एक थर्ड मोलर नहीं रहता है। अब देखो ध्यान से, देखो इंसीजर दो हो गए, कैनाइन एक हो गया, और मोलर टीथ हो गए कितने? दो। और प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर 0, और थर्ड मोलर भी नहीं है, ठीक। ध्यान से देखो, डेंटल फार्मूला हमारा वही रहेगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ICPMM, ICPMM, ठीक। इंसीजर कितने? दो। इंसीजर कितने? दो। कैनाइन हमेशा एक रहता है। प्रीमोलर कितने? 0, एक भी नहीं है, ठीक। और मोलर कितने? 2, क्योंकि थर्ड मोलर रहता नहीं है। टोटल कितने हुए? 2 1 3 2 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, टोटल कितने हो गए? 5 5 10, 10 10 20, टोटल 20 हो गए। यानी भाई 5 इधर 5 इधर 10, 5 इधर 5 इधर 10, टोटल कितने? बच्चों के केस में 20 दांत हो गए। अब जो थर्ड मोलर रहता है ये 18 साल के बाद आता है। तो अगर हमें निकालना हो कि फार्मूला फॉर मोनोफायोडांट, मोनोफायोडांट मतलब वो दांत जो सिर्फ एक बार आते हैं, उसका क्या होगा? तो फार्मूला हमेशा हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का ही रहेगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का ही रहेगा। अब टीथ की बात कर लो, अगर ऐसे हमने काट दिया तो ध्यान से देखो, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, ठीक। ये दो बार आते हैं, हटाओ इनको। प्रीमोलर की बात करो तो प्रीमोलर दांत क्या है? ये सिर्फ एक बार आते हैं। और ये मोलर टीथ शुरुआत के दो, ये भी दो बार आते हैं, इसको भी हटाओ। और कौन सा? थर्ड मोलर एक बार आता है। तो टोटल 3 दांत, प्रीमोलर, ध्यान से देखो, प्रीमोलर और थर्ड मोलर, यही जो दांत हैं वो एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो कह सकते हो इंसीजर में क्या रहेगा? इंसीजर 0, कैनाइन भी 2 बार आते हैं तो 0, प्रीमोलर सिर्फ एक बार आते हैं यानी 2, मोलर में थर्ड मोलर जो है वो खाली एक बार आता है। ऐसे ही नीचे रहेगा 0 0 2 1, कह सकते हो 2 1 3, 3 इंटू 2 अपॉन 1 2 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 3 दूनी 6 6 12, तो टोटल 12 का हिसाब। भाई जितने इधर उतने ही इधर,
उतने इधर उतने इधर, तो 4 हो गए। ठीक है, अब डेंटल फार्मूला हम निकाले 6 से 16 साल की उम्र के बच्चे का। 6 से 16 मतलब सिर्फ सारे दांत होंगे, सिर्फ 6 से 16 साल में विजडम टीथ यानी थर्ड मोलर नहीं होगा, सिर्फ थर्ड मोलर नहीं होगा। तो फार्मूला हमेशा कौन सा रहेगा? हमेशा फार्मूला रहेगा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर का। ठीक, यही रहेगा। ध्यान से देखो, इंसीजर कितने भाई क्या है 6 से 16 साल, इंसीजर रहेंगे, इंसीजर 2, कैनाइन कितना रहता है 1 रहता है, प्री मोलर 2 रहते हैं। अब मोलर के केस में सारे तो होंगे, सिर्फ थर्ड मोलर नहीं होगा, यानी यहां पे कितना लिखोगे 2 लिखोगे। ठीक, ऐसे ही सेम केस नीचे रहेगा। कितना हो गया 2 1 3 2 5 2 7, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। अच्छा इंटू 2 क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम हाफ अपर जा का हाफ ले रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपर जा पूरा आ जाएगा। वैसे ही नीचे के केस में है। ठीक है, तो कितने हो गए भाई 14 ऊपर वाले में और 14 नीचे वाले में, टोटल दांत कितने हुए 28। तो कह सकते हो कि लगभग 18 साल यानी 6 साल से 16 साल 17 साल 18 साल, किसी किसी का 25 साल में आता है, किसी का 25 साल में आता है। तो उसके पहले दांत कितने 28 ही रहते हैं, 28 ही रहते हैं। अच्छा मोलर में भी जरूरी नहीं है कि चारों मोलर आ जाएं, किसी किसी को 1 मोलर आता है, किसी किसी को 2 मोलर आता है। जैसे मेरे केस में मोलर ऐसे आना चाहिए, मेरे केस में मोलर ऐसे निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? इस तरीके से निकल रहा है, वो सभी दांतों को डिस्टर्ब कर रहा है। वही केस इधर से है, वही केस उधर से है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, राइट। तो कह सकते हो कि दांत के केस में चाहे 6 साल के बच्चे का निकालना हो, चाहे 80 साल के बूढ़े का निकालना हो, दांत का किसी भी तरह का फार्मूला हो, चाहे ऐसे दांतों का फार्मूला बताओ जो मोनोफायोडांट हो या जीवन में एक बार आते हो, ऐसे दांतों का फार्मूला बताओ जो मिल्क टीथ हो, ऐसे दांतों का फार्मूला बताओ जो डाईफायोडांट हो जो 2 बार आते हैं। मीन्स किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए टीथ से रिलेटेड, तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में आज हमने टीथ खत्म कर दिया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग टंग की तरफ चलेंगे, फिर टंग में ही हम टर्म के साथ साथ हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कवर कर लेंगे। ओके, समझ में आया हो तो कमेंट करना। बाय।